हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे पेपर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 1 को। ये जो चैप्टर नंबर 1 है ये हमारा सिलेबस का जो पहला पार्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स, ये उसके अंडर आता है। और इस चैप्टर में आपको टोटल 4 टॉपिक्स हैं, जो 4 मेन टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं। और वो जो 4 मेन टॉपिक्स आपके हैं वो है हमारा रेशियो, उसके बाद हमारा प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स। तो ये 4 मेन टॉपिक हैं जो इस चैप्टर 1 में हमें कवर करने हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि एक ओवरव्यू हम लेंगे कि हमारा ये 4 टॉपिक्स क्या हैं, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, कैसे इन पे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या एक्सरसाइजेज आपके ये जो ICAI का स्टडी मटेरियल है इसमें गिवन है। यही सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला पार्ट है इस चैप्टर का वो है रेशियो। तो हम रेशियो से स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर आपके पास में दिए हुए हैं। तो अगर आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ेंगे, या हम कहें कि हम रेशियो को क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जब इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में अगर हम रेशियो वाला पार्ट इसमें कवर करेंगे तो हम एबल हो जाएंगे कंप्यूट एंड कंपेयर करने के लिए दो रेशियोज को, या हमारा क्या इफेक्ट आता है किसी क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने में अगर हम उसको एक पर्टिकुलर रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो वो आपको पता लगेगा। और दूसरा, आपका इनवर्स रेशियो क्या होता है, आप क्या उसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, तो वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप एबल होंगे इनको करने के लिए जब आप इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। अब हम आते हैं इस चैप्टर के एक क्विक ओवरव्यू के ऊपर। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो इस ओवरव्यू में हमें बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप रेशियो वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको यहाँ पर रेशियो देखना है क्या होगा, टाइप्स ऑफ रेशियो, कितने टाइप्स के रेशियो होते हैं, फिर आपका इनवर्स रेशियो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर कवर करनी है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अब एक्चुअली ये चीज़ें क्या हैं और इसमें हमें क्या क्या कवर अप करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे रेशियो की, कि रेशियो एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो जब हम रेशियो की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि रेशियो जो होता है, रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। ये रेशियो की एक बेसिक डेफिनेशन है, यानी कि रेशियो जो होता है एक तरीके का कंपैरिजन है। और वो कंपैरिजन, लेकिन यहां पर सबसे मेन बात जो आती है वो आती है कि सेम काइंड के क्वांटिटीज आपके पास में होने चाहिए। यानी आपका जो भी क्वांटिटी आप ले रहे हो वो कैसा होना चाहिए, वो आपका सेम काइंड का होना चाहिए। तो अगर आपके सेम टाइप के जो क्वांटिटीज हैं, अगर आप उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, रेशियो। अब सेम काइंड के क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी चीज को मेजर कर रहे हैं और आप उसे मेजर कर रहे हैं किलोग्राम में, तो आप उस क्वांटिटी को किसी दूसरी किलोग्राम क्वांटिटी के साथ ही कंपेयर कर पाएंगे, आप उसको मीटर वाली क्वांटिटी के साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा रेशियो होता है, एक तरीके का कंपैरिजन सेम काइंड के क्वांटिटीज के बीच में। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास में फिर हम देखेंगे कि ये रेशियो से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है और उसमें हमें ये बताया गया है कि हमारा जो भी रेशियो है वो किस तरह से डिफाइन करा जाता है। और फिर रेशियो से रिलेटेड कुछ यहाँ पर डिफरेंट जो उसके प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं, या कुछ ऐसे हमारे कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि हम रेशियो को लेकर फॉलो कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर हमें गिवन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला आप यहाँ पर अगर पॉइंट देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि हम रेशियो के जो भी टर्म्स होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं किसी भी सेम नंबर से। अब बात आती है कि रेशियो कैसे लिखा जाता है। तो जब रेशियो की हम बात करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि रेशियो को लिखने का ये तरीका होता है कि या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 12:16, या फिर आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको कि आपने 12/16 लिख दिया, तो ये भी आपका क्या होगा, रेशियो ही होगा। ठीक है, तो रेशियो को लिखने का ये तरीका है और इसमें फिर आप जो भी आपका ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या जो भी हम इसको फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म भी कह सकते हैं, तो आप इन टर्म्स को सेम टाइप के क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक हमारा कह सकते हैं हम एक प्रॉपर्टी हो गई या एक रूल हो गया जो हम रेशियो पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
इसी तरह से फिर कुछ और बातें यहाँ पर आ जाती हैं कि आप देख सकते हो कि द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन ए रेशियो इज इंपॉर्टेंट, कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपने ऊपर लिखा या आपने जो पहला टर्म लिखा वो पहला ही रहेगा, दूसरा लिखा वो दूसरा ही रहेगा, ठीक है ना। रेशियो जो होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि सेम काइंड की क्वांटिटीज के बीच में ही एग्जिस्ट करता है, आप अदर टाइप की क्वांटिटीज के बीच रेशियो नहीं ले सकते या कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। फिर जो क्वांटिटीज आती हैं अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो जो क्वांटिटीज हैं वो आपकी अगर सेम यूनिट्स की हैं, तो जैसा मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था, जैसे अगर यहाँ पर हम देखें कि 1 ग्राम में है, एक क्वांटिटी हमारा ग्राम में है और दूसरा किलोग्राम में है, तो हम नहीं ले सकते, हमें दोनों को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले किलोग्राम में या पहले ग्राम में, दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों सेम टाइप के होने चाहिए तभी हम इसको कर सकते हैं। तो ये पॉइंट इस बात को सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर बात आती है कि आप जब दो रेशियोज को कन्वर्ट करते हैं तो आपको उनको पहले सेम टाइप के फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना जरूरी है। यानी कि आप एक रेशियो अगर आपको सपोज इस तरीके से गिवन है 2:1/3 फिर 3:1/3, तो ये हम कंपैरिजन यहाँ पर नहीं कर सकते या रेशियो को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर सकते, तो पहले इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस टर्म को और उसके बाद ही हम रेशियो को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और बातें यहाँ पर आती हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द रेशियो या क्या उसमें जो रूल्स हैं। फिर हम अब आगे की और बातें करें तो इसमें एक चीज आ जाती है कि जो मैंने आपको अभी बताया भी था जब ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पर अगर किसी क्वांटिटी को एक पर्टिकुलर रेशियो में हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो हमारी जो नई क्वांटिटी बनती है वो क्या होगी, हम कैसे उसको डिस्कस करेंगे, तो ये या कैसे हम उसको नई क्वांटिटी को कंसीडर करेंगे या कैसे वो बनेगी, क्या उसकी वैल्यू आएगी, तो वो भी हम यहाँ पर देखते हैं और उसको भी हम देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर नई क्वांटिटी अपना जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो रेशियो पे हम अप्लाई करके रेशियो से रिलेटेड फिर इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, अलग अलग कंडीशंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब रेशियो के बाद में हमारा आता है इनवर्स रेशियो। तो इनवर्स रेशियो क्या होता है, अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इनवर्स रेशियो की, तो इनवर्स रेशियो के अंदर आपका यहाँ पर होता क्या है कि जैसे आपने कोई रेशियो अगर लिख रखा है, सबसे पहले मैं यहाँ डिस्कस करूंगा इनवर्स रेशियो को। तो अगर मान लीजिए आपने कोई रेशियो लिखा हुआ है A:B, तो आप इस रेशियो को अगर B:A करके लिख देते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है, इनवर्स रेशियो कहलाता है। इसी तरह से वाई से वर्सा यहाँ पर टर्म दिया हुआ है, तो अगर B:A को हम ले रहे हैं तो B:A का जो इनवर्स रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, A:B। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, टर्म्स को इंटरचेंज अगर कर देते हैं तो हमारा इनवर्स रेशियो हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा क्या इनवर्स रेशियो होता है और फिर उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हमारा इनवर्स रेशियो से रिलेटेड कुछ और टाइप के फिर रेशियो, या हम ये कहें कि हमारे रेशियो से ही रिलेटेड कुछ और टाइप के जो रेशियोज हैं वो बन जाते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ इनवर्स रेशियो और रेशियो दोनों से ही रिलेटेड कुछ डिफरेंट और टाइप्स के रेशियो जो हमें मिलते हैं फिर वो हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। जैसे हमारा कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है, ठीक है, या फिर हम बात करें यहाँ पर हमारा जो है एक सब डुप्लीकेट रेशियो आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर हम अगर बात करें यहाँ पर तो हमारे पास में एक ट्रिप्लीकेट रेशियो आ जाता है। तो कई अलग अलग तरीके के यहाँ पर जो रेशियोज हैं उनके बारे में फिर हम डिस्कशन करेंगे कि वो रेशियोज हमारे क्या हैं और कैसे हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जो आप सॉल्व करके अपना उस पर किस तरह के क्वेश्चन है उसका एक आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज आ जाती है इस चैप्टर में, एक्सरसाइज 1A। और ये जो एक्सरसाइज है ये जो भी हमने अभी तक आपको टॉपिक बताए, जैसे रेशियो क्या है, इनवर्स रेशियो क्या है, या क्या रेशियो के डिफरेंट रूल्स हैं, या क्या डिफरेंट टाइप्स के हमारे रेशियोज हैं, तो ये उन्हीं पे बेस्ड है और ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आप इसको देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये क्वेश्चंस में आपको हर क्वेश्चन में यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है और आपको एक करेक्ट ऑप्शन जो भी होगा वो फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो इन क्वेश्चंस को करते समय कुछ हम ट्रिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं जहां जहां एप्लीकेबल होती हैं, जिससे हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना करना पड़े। तो उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्ट जो हमारे मल्टीपल चॉइसेस दिए हुए हैं हम उनकी मदद से भी सॉल्व कर लेते हैं, हम एक रिवर्स मैपिंग भी कर सकते हैं। तो कई अलग अलग तरीके होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अब जब आप ये सब पढ़ लेंगे तो उसके बाद में सबसे पहले आपको ये एक्सरसाइज 1A है इसके थ्रू आपको जाना होगा या इस एक्सरसाइज को आपको कैरी करना होगा। तो ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि आपके क्वेश्चंस किस तरह से इस रेशियो वाले टॉपिक पे बेस्ड आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये कुछ हमारे
क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस के लिए। हालांकि हम इसके बाद कुछ और एडवांस क्वेश्चंस भी करेंगे या उनको आप कर सकते हैं जिससे आपको और एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिल जाए। बट ये क्वेश्चंस पहले करना जरूरी होता है ताकि आपको एक बेसिक ओवरव्यू जो टॉपिक आपने पढ़ा है रेशियो उसका मिल जाए। तो ये हमने अभी देखा, हमारा पहला पोर्शन था रेशियो, जिसको हम यहाँ पर कवर करेंगे और इसमें क्या क्या चीजें हमें एक्चुअली पढ़नी है उनका एक ओवरव्यू अभी मैंने आपको दिया। उसके बाद चैप्टर के लास्ट में एक समरी हमें दी होती है, तो इस समरी की अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो इसके थ्रू आप अपना पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप इस समरी के को देखते हैं या आप इसके थ्रू जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक चैप्टर का जो ओवरव्यू है वो ओवरव्यू आपको पूरा देखने के लिए मिलेगा। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप जब चैप्टर रिवाइज करेंगे तो बहुत ही समराइज फॉर्म में यहाँ से आप बस जल्दी से पॉइंट देखेंगे और जो भी हमने पढ़ा इस चैप्टर के अंदर वो आप जल्दी से उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारा इस चैप्टर का जो पहला पार्ट था रेशियो, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास इस चैप्टर का दूसरा एक पार्ट आता है, तो वो हमारा पार्ट है या सेकंड पार्ट इस चैप्टर 1 में जो हमें पढ़ना है वो है हमारे पास में प्रपोर्शंस। ठीक है, अब हम यहाँ पर जब प्रपोर्शंस की बात करेंगे तो ये जो प्रपोर्शंस है ये एक तरीके से हमारा है रेशियो से ही रिलेटेड। ये जो प्रपोर्शंस हमारे पास में आया ये हमारा है रेशियो से ही रिलेटेड, और इसमें थोड़ा सा कुछ कंडीशंस और आ जाती हैं तो वो हमें देखना होगा। तो सबसे पहले इस सेकंड पार्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनकी बात कर लेते हैं कि जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें किन किन चीजों की नॉलेज मिलेगी। तो इसको पढ़ने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन या यू विल बी एबल टू लर्न कि आपका प्रपोर्शन क्या होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो ये है कि क्या प्रपोर्शन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं और कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ जो चीजें हैं ये इतना पोर्शन कवर करने के बाद हम उनको समझने में, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने में हम फिर एबल होंगे उसके लिए और वो हम कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका ओवरव्यू चैप्टर का अगर देखें तो वो इस कुछ इस तरह से है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको प्रोपोर्शंस पढ़ना है जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, और दूसरा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज हैं जो उनके नाम यहाँ पर गिवन है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज के नेम है जो आपको यहाँ पर गिवन है। तो ये जो नेम है इनको आप जब पढ़ोगे या ये जो नेम यहाँ प्रॉपर्टीज के गिवन है, प्रॉपर्टीज को जब आप पढ़ोगे तो ये आपको पता लगेगा प्रॉपर्टीज में कैसे हमें अपना जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अप्लाई करना है, कैसे फिर उनके क्वेश्चंस आएंगे वो हमें सॉल्व करना है। तो ये मेन दो चीजें हैं यहाँ पर जो हमें इस पार्ट में कवर करनी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे अपना पहला मतलब अब जो इस सेकंड पार्ट में जो पहली चीज आती है वो है हमारा प्रपोर्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्रपोर्शंस की बात यहाँ पर करता हूँ कि प्रपोर्शंस क्या होंगे या प्रपोर्शंस क्या होते हैं, तो प्रपोर्शन एक तरीके से क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप कोई भी दो रेशियोज को एक दूसरे के इक्वल करके लिख दें, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, अगर सपोज करिए मैंने यहाँ पर अपना एक रेशियो लिया सपोज A:B, और इस रेशियो को मैंने इक्वल करके लिख दिया किसी दूसरे रेशियो के, मान लीजिए मैंने लिख दिया C:D के। तो ये मेरा एक रेशियो है और ये C:D इस तरह से लिखा हुआ है, ये भी हमारा क्या है, एक रेशियो है। ठीक है, तो अगर मैंने ये इस टाइप से एक रिलेशन लिख दिया तो ये मेरा क्या कहलाता है, ये रिलेशन मेरा कहलाता है प्रपोर्शन। ठीक है, ये रिलेशन मेरा क्या कहलाता है, प्रपोर्शन। अब ये जो इक्वलिटी मेरी है, प्रपोर्शन जो यहाँ पर कहलाता है, तो इस प्रपोर्शन को हम यूज करते हैं और इस प्रपोर्शन को यूज करके हम कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, या हम कहें तो इस प्रपोर्शन का आगे भी कुछ चैप्टर्स में यूज आपको मिल सकता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके थ्रू ही आप कुछ चीजें हैं जिनको सॉल्व कर पाएंगे। अब फिर इसमें जब हम प्रपोर्शन को पढ़ते हैं तो प्रपोर्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हमारे पास में आ जाते हैं, जैसे उनको हम बोलते हैं कि हमारा इसमें जो है वो हमारे एक्सट्रीम्स क्या होते हैं या मीन्स क्या होते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये एक्सट्रीम्स लिखा हुआ है, ये मीन्स लिखा हुआ है ना। फिर इनसे रिलेटेड कुछ रिलेशंस बनते हैं वो हमें देखने होते हैं, तो वो सारी चीजें हम इसमें कवर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ रूल्स आ जाते हैं वो आपको फिर इसमें देखने होंगे। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको गिवन हैं, वो एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे जिससे आपकी एक प्रैक्टिस होगी और आपको पता लगेगा कि हमने जो पढ़ा है वो हमें कैसे अप्लाई करना है।
फिर हमारा जो मेन इसमें आता है वो होती है हमारी प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज। तो ये जो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये जो प्रॉपर्टीज हमारे पास में है इनको यूज करना और इन पे फिर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना, यही यहाँ पर हमें मेनली देखना है। ठीक है, तो जैसे प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक ये पहली प्रॉपर्टी है, इसमें हम a/b = c/d जैसे अगर दे रखा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम AD = BC लिख सकते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है ना, या इस प्रॉपर्टी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी आती है, वो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर a/b = c/d है तो हम b/a = d/c लिख सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है इन्वर्टेंडो। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, इन्वर्टेंडो। इसी तरह से फिर इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी एक आती है ऑल्टरनेंडो। ठीक है, फिर आपकी एक प्रॉपर्टी आती है उसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो। ठीक है, फिर एक प्रॉपर्टी नेक्स्ट आती है जिसको हम बोलते हैं डिविडेंडो, और फिर इनके कॉम्बिनेशंस एक आ जाते हैं जिसमें हमारा कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज इस तरह से आपको मिलेंगी। इन प्रॉपर्टीज में क्या होता है या कैसे हम टर्म्स को, अपने जो प्रोपोर्शन के टर्म्स हैं उनको हम एनालाइज करते हैं, और फिर किस तरीके से इन पे क्वेश्चंस आते हैं, यही यहाँ पर हमें देखना होगा, या इन्हीं चीज़ों पर हम इसमें फिर डिस्कशन फर्दर करेंगे। ठीक है, बाकी फिर एग्जाम्पल्स इसके भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, और ये सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, इनके थ्रू आप अपना जो प्रैक्टिस है वो पहले कर सकते हैं। और उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1B आ जाता है। तो ये जो एक्सरसाइज 1B है ये प्रोपोर्शन पे बेस्ड है, जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोपोर्शन में आपको प्रोपोर्शन, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको पढ़ना है, तो ये उसी पे बेस्ड है। ठीक है, अब ये जो एक्सरसाइज हमारे पास में है ये थोड़ा सा इसमें जैसा कि मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी बताया कि क्वेश्चंस आपको मैथ्स के अंदर या इस पेपर 3, जो आप पेपर 3 पूरा कवर करोगे तो उसमें क्वेश्चंस तो आपको ऑब्जेक्टिव ही मिलने हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। तो इसमें भी फिर वही क्वेश्चंस हमारे सारे जो हैं वो कैसे हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं, और आपको एक करेक्ट ऑप्शन सॉल्व करने के बाद देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और उसी को आपको मार्क करना है। ठीक है, और फिर चैप्टर के लास्ट में अगर हम आए तो यहाँ पर आपको वही समरी मिलती है। तो ये आपका जो सेकंड पार्ट है प्रोपोर्शन, उसकी समरी है, और इसके थ्रू आप अपना जो ये सेकंड पोर्शन है प्रोपोर्शन वाला उसको भी क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको रेशियो में बताया था, तो ये समरी बहुत हेल्पफुल है। इस समरी के थ्रू हम अपना जो पूरा चैप्टर है उस चैप्टर को बहुत क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, और जब हमारा रिवीजन का टाइम आता है या जब हम चाहते हैं कि हमने सब पढ़ लिया और हम बस केवल फॉर्मूलाज को देखना चाहते हैं या एक क्विक वे में हम देखना चाहते हैं चीज़ों को, तो हम इस समरी के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन आता है, जो मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 में, जो हमारा थर्ड पोर्शन आएगा वो कहलाता है इंडिसेस। ठीक है, इस चैप्टर 1 का जो थर्ड पोर्शन है या जो थर्ड पार्ट है वो है हमारा इंडिसेस। इंडिसेस में भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम देखें तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है कि इंडिसेस क्या होते हैं, उनके क्या एप्लीकेशंस हो गए, है ना। पहली चीज तो ये हमें पता लगेगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, और फिर कुछ इंडिसेस के डिफरेंट लॉज आ जाते हैं, तो वो लॉज हम पढ़ेंगे और उनको किस तरह से हमें अप्लाई करना है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, तो वो हमें देखना है। तो ये कुछ बातें हैं जो इस चैप्टर को करने के बाद आपको पता लगेंगी, और आप यू विल बी एबल टू सॉल्व फिर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंडिसेस। तो ये यहाँ पर अब हम देखेंगे। तो इसका फिर ओवरव्यू गिवन है। इसमें ओवरव्यू में जैसा अभी हमने डिस्कस करा कि आप दो ही चीजें मेनली पढ़ोगे, कि एक तो इंडिसेस होता क्या है और फिर इंडिसेस के जो लॉज हैं वो क्या है। तो डिफरेंट लॉज आ जाते हैं, लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3, इस तरह से ये डिफरेंट लॉज हैं। तो इन लॉज को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर मान लीजिए इंडिसेस की बात करें, सबसे पहले तो इंडिसेस क्या होता है हम इसको देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो इंडिसेस की जब हम बात करते हैं तो इंडिसेस एक्चुअली कुछ नहीं होता। जब आप किसी भी चीज को पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो उसी को हम इंडेक्स टर्म या इंडिसेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये 4 + 4 + 4 लिखा, तो इसको मैं 5 × 4 लिख सकता हूँ, या इसको मैं 20 लिख सकता हूँ, है ना। इस तरह से मैंने a + a + a लिखा, तो इसको मैं 5 × a लिख सकता हूँ, लाइक दिस। लेकिन इसी टाइप से अगर मान लो मैं 4 × 4 × 4 × 4 कर दूं, तो क्या होगा कि 4 × 4 × 4 × 4 यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो इसको हम 4 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं a × a × a × a कर दूं, तो ये अगर 5 बार आपने मल्टीप्लाई किया तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप a की पावर 5 भी लिख सकते हैं।
तो ये जो इस तरीके का हमारा एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि जब हम पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन ही हमारा क्या कहलाता है, ये रिप्रेजेंटेशन ही हमारा कहलाता है इंडिसेस, या इसी को हम बोलते हैं इंडेक्स टर्म। ठीक है, इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, इसी टर्म को हम इंडेक्स टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया इंडिसेस। इंडिसेस में हम इस तरह से देखेंगे कि कैसे इंडिसेस हैं होते हैं या उनको कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी टर्म को जब आप इस तरह से पावर की फॉर्म में लिख रहे हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंडेक्स टर्म या इंडिसेस उसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फिर दो बातें आ जाती हैं इसमें कि इंडिसेस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हम जैसे किसी भी चीज को सपोज लिख रहे हैं, मान लो a की पावर x मैंने लिखा। ठीक है, तो a की पावर x में मेरा ये जो a होता है ये बेस कहलाता है और ये जो x होता है ये क्या कहलाता है, ये इसकी पावर कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर एक जो टर्म होता है वो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं या हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा इंडेक्स टर्म या इंडिसेस कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है इसमें फिर हमारे पास कुछ लॉज आ जाते हैं इंडिसेस के। वो लॉज क्या होते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पर पहला लॉ आ जाता है। वो हमारा पहला लॉ ये होता है कि आपका इसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये a की पावर m है और ये a की पावर n है, तो ये दोनों अगर मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो इसको हम कंबाइन करके a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला लॉ हो गया। अब इस लॉ को यूज करके जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम इस लॉ को यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, है ना। तो ये हमारा पहला लॉ आ गया यहाँ पर, इस लॉ को यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या क्वेश्चंस पे हम इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फिर ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, ये आप यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसी तरह से एक दूसरा लॉ आ जाता है कि अगर मान लीजिए हमारे a की पावर m और a की पावर n अगर डिवीजन में है तो उनको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड लॉ हो गया, है ना। फिर इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपका फिर एग्जाम्पल्स आ गए। उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके आप क्या कर सकते हैं, उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि कैसे इस लॉ को अप्लाई करना है। फिर इसी तरह से हमारा एक तीसरा लॉ आ जाता है, वो भी इसी पे बेस्ड है कि कैसे इंडिसेस में कुछ स्पेसिफिक अगर पैटर्न है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो ये कुछ लॉज यहाँ पर फिर गिवन है, तो इन लॉज को हम कवर अप करेंगे और इन पे बेस्ड फिर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके हम अपना प्रैक्टिस कर लेंगे कि किस तरह से हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है, या किस तरह से इनके क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। ठीक, फिर उसके बाद आपका इस चैप्टर की भी समरी आ जाती है। उस चैप्टर में आप इसको भी क्विक वे में अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो इस समरी के थ्रू आप अपना जो चैप्टर है उसको क्विक वे में आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये आपकी समरी गिवन है, इस समरी के थ्रू आप अपना क्विक वे में इस चैप्टर को फिर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसमें एक्सरसाइज 1C आ जाता है, तो ये बेस्ड है इंडिसेस पे। इसमें भी हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं, इसमें भी हमारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के ही हैं। तो वही चार में से कोई एक ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब इंडिसेस के बाद यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट अब पार्ट आता है या जो लास्ट पार्ट आता है हमारा इस चैप्टर 1 के अंदर, वो है हमारा लॉगरिथम। ठीक है, तो ये लॉगरिथम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी काफी अच्छे आ जाते हैं। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, अगर इसकी हम यहाँ पर बात करें तो लॉगरिथम का जो ऑब्जेक्टिव हमारे पास में है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कुछ आपको एक फंडामेंटल नॉलेज मिलेगी कि लॉगरिथम क्या होता है, क्या उसके डिफरेंट रूल्स हैं या क्या उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, कैसे उनको हम अप्लाई कर सकते हैं कुछ अपने प्रॉब्लम्स में। तो ये लॉगरिथम के बारे में हम जानेंगे। तो अब अगर मैं इस चैप्टर में बात करूं तो लॉगरिथम में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो वो इस ओवरव्यू में आपको गिवन है। जैसे आपको यहाँ पर पढ़ना है कि लॉगरिथम क्या होता है ना, एंटी लॉगरिथम क्या होता है। फिर उसके बाद लॉगरिथम से रिलेटेड कुछ लॉज आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें लॉगरिथम में एक चीज होती है बेस, उस बेस को चेंज करना है, वो कैसे होता है। कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट जो हम इस चैप्टर के अंदर कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लॉगरिथम की अगर बात करूं तो जब मैं किसी भी पावर को इस तरह से लिखता हूं, मान लीजिए इंडेक्स टर्म है कि a की पावर x इक्वल टू n, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर ये a की पावर x इक्वल टू n अगर लिखा हुआ है तो इसको मैं एक दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लॉग यहाँ पर नीचे एक छोटा सा a लिख दिया n और इक्वल टू x। तो यही जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये मेरा लॉगरिथम कहलाता है। और ये जो a यहाँ पर बेस होता है इसको हम बेस बोलते हैं, तो यहाँ पर भी इस लॉगरिथम का क्या बन जाता है, ये इस लॉगरिथम का बेस बन जाता है। अगर मैं a की बात करूं तो a जो मेरा यहाँ यूज हो रहा है ये a मेरा यहाँ पर एक बेस है,
और इस लॉगरिथम में भी ये जो a होता है ये मेरा क्या बन जाता है, ये एक बेस बन जाता है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से लॉग लिख के हम जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने किसी इंडेक्स टर्म को, वही रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या कहलाता है, वही रिप्रेजेंटेशन हमारा कहलाता है लॉगरिथम, या इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लॉगरिथम बोलते हैं, ठीक है। अब लॉगरिथम जो होता है इसमें अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स फिर आपको मिल जाएंगे जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं, और फिर इसके कुछ लॉज आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए log m इंटू एन लिखा है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n लाइक दिस। इसी तरह से log m अपॉन n लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n, ठीक है। तो ये कुछ आपको यहाँ पर फिर इस तरीके से लॉज मिल जाते हैं, जो लॉज हैं वो लॉगरिथम के एक तरह से कुछ प्रॉपर्टीज को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, या हम कह सकते हैं क्वेश्चंस में इनको हम यूज कर सकते हैं, क्वेश्चंस को, लॉग के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। लॉगरिथम क्या है ये हमें पढ़ना है। फिर लॉगरिथम में एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ बेस, ठीक है। चेंज ऑफ बेस क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉग में एक बेस दिया होता है नीचे यहाँ पर। अब इस बेस को मान लो a मुझे गिवन है और मैं a की बजाय इस बेस को करना चाहता हूँ सपोज b, ठीक है। तो मैं इस बेस को अगर चेंज करके a की जगह b करना चाहता हूँ तो कैसे करूंगा, उसका क्या तरीका है, तो वो यहाँ पर हमें देखना होगा चेंज ऑफ बेस में कि वो हम कैसे इसको चेंज करेंगे, कैसे हम इसको फिर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसका भी यूज हमारे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉगरिथम के बारे में ये मैंने बात की। इसके बाद यहाँ पर आपका ये कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे रिलेटेड, और फिर इसमें दो चीजें आती हैं कि लॉगरिथम अगर हम बिना कैलकुलेटर के, जैसे आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड है वैसे तो, लेकिन अगर लॉगरिथम हमें बिना कैलकुलेटर के किसी चीज की लॉग वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे करेंगे, तो उससे रिलेटेड टर्म्स आते हैं। एक होती है करेक्टरिस्टिक, तो ये हमें देखनी होती है कि करेक्टरिस्टिक क्या है और करेक्टरिस्टिक का हम कैसे यूज करते हैं। बाकी फिर इसमें हम देखते हैं कि हमारा एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं मैंटिसा, ठीक है। तो मैंटिसा क्या होती है, और इसके लिए एक लॉग टेबल का यूज होता है मेनली, उससे हम मैंटिसा की वैल्यू पता लगा सकते हैं। तो वो लॉग टेबल का क्या यूज है, तो ये भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू उसका लेते हैं। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे आपको ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बस ये है कि समझने के लिए हम इसको कर सकते हैं, या हम इसको करेंगे कि भाई लॉग अगर हमें बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेट करना है या किसी चीज की लॉग वैल्यू निकालनी है बिना कैलकुलेटर के, तो वो हम कैसे उसको निकालेंगे या कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लॉग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो मिल जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, और फिर लास्ट में आप देखेंगे तो ये एंटी लॉगरिथम आपको यहाँ पर मिलेगा। एंटी लॉगरिथम क्या होता है, जो मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी। एंटी लॉगरिथम हमारा लॉगरिथम का एक उल्टा पार्ट होता है कि जब हम किसी चीज का लॉगरिथम कैलकुलेट करते हैं, अब मान लीजिए आपने यहाँ पर एक लॉग एक वैल्यू का निकाला, सपोज करिए ये आपको गिवन है 61720 का, तो ये लॉग की वैल्यू इसकी आई सपोज 4.79। अब अगर मैं इसका उल्टा कह दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एंटी लॉग 4.7904 का क्या होगा, ये मेरा होगा 61720। तो एक तरह से उसका जो अपोजिट हम लिखते हैं लॉग का, वही हमारा क्या कहलाता है, एंटी लॉगरिथम या एंटी लॉग कहलाता है, ठीक है। तो हम एंटी लॉगरिथम के बारे में देखेंगे फिर इसको डिटेल में जब इस चैप्टर को हम फाइनली कवर अप करेंगे। और यहाँ पर फिर कुछ एग्जांपल्स फिर से आपको मिल जाएंगे जो कि आपके इस एंटी लॉगरिथम और इस पे बेस्ड होंगे। और फिर कुछ हमारे यहाँ पर जो रिलेशंस हैं इंडिसेस और लॉगरिथम के बारे में वो दिए हुए हैं। तो एक तरह से ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज ही हैं जो हमने थोड़ा सा पहले भी देखे थे, तो कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टीज या रूल्स ही समझ लीजिए एक तरह से लॉगरिथम के, वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब अगर मैं और आगे बढ़ता हूँ तो फिर कुछ एग्जांपल्स और मुझे गिवन है, और फिर लास्ट में इस चैप्टर की समरी है। ये इस चैप्टर के मतलब ये वाला जो पार्ट है लॉगरिथम वाला, तो समरी के थ्रू फिर से आप इस लॉगरिथम वाले पार्ट को एक क्विक वे में रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समरी आपको यहाँ पर मिलेगी, इससे आप एक क्विक वे में अपना रिवीजन कर सकते हैं। और फाइनली फिर आपकी एक्सरसाइज 1D यहाँ पर है जो लॉगरिथम पे बेस्ड है, और इस एक्सरसाइज में भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये तो पूरी आपका जितना सिलेबस है आपको हर जगह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही मिलेंगे, क्योंकि इस जो ये हमारा पूरा जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसमें आपको कहीं पर भी है इस पेपर 3 में कहीं पर भी आपको कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेगा। केवल एग्जाम्पल्स में जरूर हो सकता है, प्रैक्टिस के लिए वो दिए हुए हैं, लेकिन आपके एग्जाम में क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं तो एक्सरसाइजेज में भी सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव ही गिवन है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी बात की, लास्ट में इस चैप्टर के ये आंसर्स हमें गिवन होते हैं। और फिर सबसे लास्ट में अब हम अगर और बात करें इस चैप्टर के फर्दर आगे की, तो एक एडिशनल क्वेश्चन बैंक होता है जिसमें कंबाइंड क्वेश्चंस और कुछ एडवांस क्वेश्चंस हमें गिवन होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि इस एडिशनल क्वेश्चन बैंक में भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इनका लेवल उन एक्सरसाइज के क्वेश्चन से एडवांस होता है और ये इस पूरे चैप्टर के मिक्स्ड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं यहाँ पर, जिसमें रेशियो के, प्रोपोर्शन के, लॉगरिथम के या इंडिसेस के सभी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहले तो आप एक्सरसाइज को ही सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए, बाद में फिर थोड़े एडवांस क्वेश्चंस के लिए आप इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद कुछ और फर्दर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। और एडिशनल अगर आपको करने हैं तो किसी और बुक से या कहीं और से, या हम आपको अगर प्रोवाइड करते हैं तो वो क्वेश्चंस आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर है, इसके अंदर ये 4 मेन टॉपिक आपको कवर करने हैं जो मैंने अभी आपको बताया। और ये 4 मेन टॉपिक कौन कौन से आपको कवर करने हैं, ये जो 4 टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर बताए वो है हमारा रेशियो, ठीक है, दूसरा हमारा है प्रोपोर्शन, फिर तीसरा है हमारा इंडिसेस, और लास्ट में चौथा टॉपिक है हमारा लॉगरिथम। तो ये हमारे 4 मेन टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे और इन्हीं से रिलेटेड चीजें हम इस चैप्टर के अंदर देखते हैं, उन पे बेस क्वेश्चंस को फिर हम सॉल्व करते हैं। अब एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जब आप लोग सीए की प्रिपरेशन करने आते हैं तो आप में से कुछ जो कैंडिडेट्स होते हैं हमारे, वो मैथमेटिक्स ऑलरेडी उनके पास रहता है 12th क्लास में, या कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिन पे मैथ्स नहीं होता है। तो हो सकता है कि आपने कुछ लोगों ने ये चैप्टर ऑलरेडी किया हुआ हो, तो उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत आसान है, क्योंकि ये चैप्टर छोटे क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है। तो जहाँ तक मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप सब लोगों को इस चैप्टर का एक ओवरव्यू पहले से होगा। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत लगता है कि हमारे लिए नया है, तो उसमें परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान है और इसमें कुछ भी इतना टिपिकल नहीं है, आप बहुत ईजिली इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो जिनके पास ऑलरेडी मैथ्स होता है वो तो बहुत आसानी से कर ही सकते हैं, लेकिन जिनके पास मैथ्स नहीं है वो भी अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इस वीडियो में आज हमने ये जो चैप्टर 1 था, हमारे पहले पेपर 3 का पहला पोर्शन बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 हमने इसमें डिस्कस किया, उसका एक ओवरव्यू डिस्कस किया। अब बाकी इसका जो फाइनल हम जब इस चैप्टर को कवर अप करेंगे तो वो हमारे आने वाले वीडियोस में आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।